सुबह सुबह रजनी अपनी पड़ोसी रमेश को एक औरत के साथ गले में माला डाले देखकर हैरान रह जाती है। अरे रमेश, कहाँ गया था? तीर्थ यात्रा गया था क्या? मुझे भी बता देता, मैं भी अपने पाप धो आती। अरे बिपाशा, ये हमारी पड़ोसन है रजनी काकी। और रजनी काकी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। अभी मेरी उम्र थोड़ी हुई है कि तीर्थ यात्रा पर जाऊं, है? और ये मेरी पत्नी है। अरे राम राम, ये क्या किया तूने रमेश? बच्चों की शादी करने के बाद खुद शादी कर ली, और तुझे ये बूढ़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? कल को इसके ये दांत टूट कर गिर जाएंगे, इसका लिवर जो 1-2% ही काम कर रहा होगा, तो इसके भरोसे यहाँ रहने आई है। देखिए आंटी जी, प्यार अंधा होता है और मैंने तो इन्हें बेपनाह मोहब्बत की है और मैं अपनी आखिरी सांस तक इनका साथ दूंगी, चाहे जो हो जाए। चाहे ये पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। कतई बावरी औरत है ये तो। और तूने आंटी की से कहा, तेरे जैसे 10 को अभी उठा उठा के फेंक सकती हूँ, समझी ना? अच्छा काकी, चलता हूँ। गृह प्रवेश भी तो करवाना है अपनी बिपाशा का। सच ही कहा है किसी ने, प्राण जाए तो जाए लेकिन ये मोहब्बत ना जाए। और इस औरत को भी तो सोचना चाहिए, जितनी इसकी उम्र हो रही है उतनी उम्र के तो इसके बच्चे हैं, जिसके भरोसे ये यहाँ रहने आई है। अब रमेश भी विपाशा के लिए अपने घर पहुँचता है, जिसे देखकर कोमल को अजीब लगता है कि उसके पापा के साथ एक औरत आई है जिसने अपने गले में माला डाल रखी थी, मांग में सिंदूर भर रखा था और उसके पापा का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी। पापा, ये कौन है? और आप कल से फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने आपको कितना फोन किया और मैं कितनी परेशान हुई हूँ, आपको पता भी है? बच्चा, मैं तो ठीक हूँ, इसमें चिंता करने की क्या बात है। और दामाद जी कहाँ है? बुलाओ जरा। अरे उन्हें भी तो हक है ना अपनी नई सासू माँ से मिलने का। पापा जी, ये कौन है? आपने शादी वादी कर ली क्या? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, लेकिन तुम मुझे प्यार से विशु कहकर बुला सकते हो। ये बोलकर बिपाशा सूरज के गाल पर उंगलियां फेरने लगती है और ये देखकर कोमल को बहुत अजीब लगता है। लेकिन कोमल गुस्से में बिपाशा को पीछे धक्का देते हुए कहती है, आप मेरी माँ सपना देख रही हो क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? ये तुम्हारी माँ है और अच्छा होगा तुम इनसे इज्जत से बात करो और जल्दी से जल्दी इन्हें अपनी माँ मानो। आपने बेशक मेरी माँ और उनकी मौत को भुला दिया हो, लेकिन ना मैं अपनी माँ को भूल सकती हूँ और ना ही इस औरत को अपनी माँ का दर्जा दे सकती हूँ, जो आपकी तो क्या खुद की भी सगी नहीं होगी। आज तो तुमने बिपाशा को इतना कुछ बोल दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना, तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो बुरा हो जाएगा। मैं अपनी बेटी पे हाथ नहीं उठाना चाहता। पापा जी, आप मेरी पत्नी पे हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि अब वो आपकी बेटी ही नहीं, मेरी पत्नी और मेरी जिम्मेदारी दोनों है। बिपाशा के आने के बाद काफी देर तक रमेश, बिपाशा, कोमल और उसके पति में बहसबाजी होती है। लेकिन कोमल कर भी क्या सकती थी, वो तो बस 2-4 दिनों के लिए ही अपने मायके आई होती है। लेकिन अब वो अपनी सौतेली माँ बिपाशा को घर से निकालने का मन बनाती है और कुछ समय और अपने मायके में रहने का फैसला लेती है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा था ना जब वो तुम्हें कह रही थी कि तुम मुझे सासू माँ नहीं विशु कह सकते हो। उस जहरीली नागिन के फोन को तो मैं कुचलूंगी, जो मेरे घर में मेरी माँ बनकर बैठी है। लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारे पापा के पास जितना पैसा है उन पे लड़कियां उतनी फिदा होंगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरे पापा ने ऐसा कदम उठाया। पैसा है तो क्या कुछ भी करेंगे, इन्हें इमोशन की तो बिल्कुल भी कद्र नहीं है। अरे तुम भी क्यों इतना सोच रही हो? अरे 2-4 दिन की बात है, फिर तो हम यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ रह जाएंगे, तुम्हारे पापा और मेरी विशु, मेरा मतलब है कि विपाशा। थोड़ा हद में रहोगे तो अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं तो उसकी बातों को सोच कर ही कह रहा हूँ, और तुम ना मेरा ध्यान रखना, वरना तुम तो जानते हो ना मर्दों को। अरे लड़की जहाँ देखते हैं अच्छी, पीछे पीछे चले जाते हैं और दीवाने बन जाते हैं उनके। तो अपने अंदर के दीवानेपन को ना जगने मत दो, वरना वहाँ से तो जाओगे ही और यहाँ से भी खत्म हो जाएगा सब, समझे ना तुम? बिपाशा ने रमेश को भी सिर्फ पैसों के लिए फंसाया था, लेकिन रमेश के साथ साथ उसे तो सूरज भी पसंद आने लगा था। जब रमेश घर में नहीं होता तो बिपाशा सूरज के करीब आने और उससे बात करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अरे आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं?
मुझे कह देते, मैं खाना निकाल देती। वैसे आप भी अपने ससुर जी पर गए हैं, बड़े ही शर्मीले हैं। क्या हो रहा है यहाँ? और आप कुछ देर पहले ही खाना खा रहे थे ना, तो किचन में क्या लेने आए थे? आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप मुझसे कहो। और तुम मेरे बाप को तो फंसा ही चुकी हो, अब मेरे पति को भी फंसाना चाहती हो। बिपाशा, बिपाशा नाम है मेरा। मैं किसी को फंसाती नहीं। लोग खुद ब खुद मेरे हुस्न के जाल में फंस जाते हैं, जैसे तुम्हारे पापा फंस चुके हैं। एक बार बस, एक बार मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाए, उसके बाद तो तुम क्या, तुम्हारा साया भी इस घर में आने से डरेगा। अच्छा होगा कोमल, तुम मुझ पर ध्यान देने से ज्यादा अपने पति पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर हो, और तब तक तुम अपने तोते को किसी और मैना के साथ चोंच लड़ाते देखो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भगवान के घर में देर जरूर है, लेकिन अंधेर तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा तो वो हाल होगा जिसके बारे में तुम कभी सोच नहीं सकती हो। बिपाशा खुद एक अंधेरा है। भला अंधेरे को अंधेरे से क्या ही डर लगेगा। ये सब सुनकर कोमल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रो रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन रजनी का आना होता है। कोमल बेटा, क्या हुआ? तेरी सौतेली माँ ने तुझे कुछ कहा क्या? देख कोमल, उस औरत को तो तुझे ही इस घर से निकालना होगा। अगर तूने उसे यहाँ से नहीं निकाला तो तेरे घर के साथ ये पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा। क्यों? ये मेरे बाप और पति के अलावा गली के मोहल्ले वालों पर भी नजर डाल रही है क्या? सच बता रही हूँ काकी, पहली बार ऐसी औरत देखी है जिससे मर्द भी डर रहे हैं, कहीं ये उन्हें अपने जाल में न फंसा ले। इस औरत के बारे में कुछ भी पता है तो तू बता। हम दोनों इसके घर तक चलेंगे, कहाँ रहती है, क्या करती है, सब पता करेंगे। हाँ काकी, हमें तो कुछ करना ही होगा। कब तक हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? कोमल तो परेशान थी ही, लेकिन बिपाशा अपनी चाल में कामयाब हो रही थी। बिपाशा पूरी तरह से सूरज को अपनी पकड़ में ले रही थी। एक रोज देर रात बिपाशा सूरज को किचन में पानी पीता देखकर उसे पीछे से गले लगा लेती है। मैं तुम्हें पहली नजर में देखकर ही समझ गई थी कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो सूरज। सासू माँ छोड़ दो, कोई देख लेगा। और कौन सा प्यार? अरे मैं प्यार व्यार नहीं करता आपसे। अरे मेरी शादी हो चुकी है। अरे छोड़ो ना यार। अरे मेरी बीवी को मैं धोखा नहीं दे सकता। ऐसा भी क्या है तुम्हारी पत्नी में जो कि मुझ में नहीं है? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अंदर चलो। और तुम, अगर तुम्हें मैंने अगली बार इनके साथ देखा ना तो याद रखना, ये मेरी सौत बने ना बने, लेकिन तुम इसे अपनी बीवी तो क्या, बहन की नजरों से देखने से भी डरोगे। अब अगली सुबह कोमल चाय बना रही थी। तभी कोमल के घर पुलिस आती है और उनके साथ एक आदमी भी था जो अपने हाथों में बिपाशा की फोटो लिए खड़ा था। इसे आप जानती हैं? हमें पता चला है कि ये आपके घर में रह रही है। असल में जिनको आपने घर में रखा हुआ है उनका एक गैंग है जो पैसे वालों को अपना निशाना बनाकर उनके पैसे लूट लेती है। इनकी गैंग में और भी लड़कियां हैं जो यही काम करती हैं। हमने सबको गिरफ्तार कर लिया है। हाँ यही है, ये रही वो औरत जिसने मेरे पापा से शादी करके उनके घर को बर्बाद किया है। बिपाशा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार किया है। अरे तुम एक बार कहती मैं पैसों की बारिश कर देता। ओ चाचा, पैसों की बारिश बाद में कीजिएगा, पहले कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च कर लीजिए। ये तो जा रही है अब जेल। पुलिस बिपाशा को तो ले जाती है, लेकिन रमेश अपनी बेटी से ये सब करने के लिए माफी मांगता है और सूरज तो डरा सहमा खड़ा था। तुम्हारी सासू माँ, सॉरी, विशु तो गई जिसे तुम मेरी सौतन बनाने के सपने देख रहे थे। कैसी बात कर रही हो तुम? जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत ही क्या है? मुझे अगर देखना होता है ना तो मैं बस तुमको देखता हूँ। कोमल को इस बात की बहुत खुशी थी कि सही समय पर पुलिस उसके घर आई, वरना अगर थोड़ा समय और बिपाशा उसके घर पर रहती तो शायद वो औरत जो उसके घर उसकी सौतेली माँ बनकर आई थी उसकी सौतन बनकर बस जाती। सीमा नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी दीपक नाम के लड़के से हो जाती है और एक रोज सीमा की सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो नीचे नहीं आ रही थी तो सीमा अपनी सास के कमरे में जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या हुआ? आज आप अभी तक उठी नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। कुछ नहीं बहू, पता नहीं आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, जिस वजह से पूरा सर दर्द से फटा जा रहा है। सारी रात नींद भी नहीं आई,
अब एक अजीब सी बेचैनी हो रही है बहू। माँ जी, आप उठकर नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को ला देती हूँ। उसके बाद दवाई खा लीजिएगा आप। क्या पता आपको हल्का बुखार हो, आप दवाई खाएंगी तो आपको आराम हो जाएगा। ऐसे ही वक्त बीतता है और अपनी बहू सीमा की बात मानकर कमला नहा कर आती है। इतने में सीमा भी उसके लिए नाश्ता बना कर ले आती है। सीमा अपनी सास कमला को नाश्ता कराकर उसे दवाई देती है और अपनी सास कमला से कहती है, माँ जी, आपने दवाई ले ली है, अब आप आराम कीजिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। कमला अपने कमरे में आराम करने लगती है और सीमा अपनी सास को कमला को आराम करता देखकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन सीमा की सास कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सीमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत अपने पति दीपक को फोन करती है। कुछ देर बाद दीपक वहाँ पहुँच जाता है और अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। दीपक कमला का चेकअप करवाता है और दीपक को डॉक्टर कहता है, दीपक, आपकी माँ डिप्रेशन में जा रही है। कुछ बात है जो इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इनकी आंखें देखकर लग रहा है कि काफी समय से ठीक से सोई नहीं है, जिस कारण से इन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है और ऐसा लग रहा है कि इनकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो सकती है। डॉक्टर, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी माँ की तबीयत ठीक रहे? मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकता। मैंने कुछ दवाएं लिख तो दी है जिससे इनको नींद अच्छी आएगी, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ का ध्यान रखिए। इनको केयर की जरूरत है और आपकी माँ को किसी बात की चिंता है तो आप प्रयास कीजिए कि उन्हें उस चिंता से दूर कर दिया जाए और आपको उन पे ध्यान देना है कि वो उन चीजों के बारे में ना सोचे और उनको जो भी पसंद हो आप ज्यादा से ज्यादा उस चीजों पे ध्यान दें और उनके साथ ना ज्यादा से ज्यादा समय गुजारें। ऐसे ही वक्त गुजरता है और दीपक अपनी माँ को अस्पताल से लेकर घर आ जाता है। दीपक अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। सीमा भी अपनी सास कमला के साथ वक्त बिताया करती। दीपक अपनी माँ को रोज कहीं न कहीं शाम को घुमाने ले जाता ताकि उसकी माँ की तबीयत में सुधार हो सके। कमला भी अपनी दवाई को टाइम पर लेती और आराम करती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कमला की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। एक दिन कमला अपने घर के बाहर बनी चौखट पर बैठी थी। तभी वहाँ पड़ोस की विमला आकर कहती है, क्या हाल है कमला दीदी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सुने थे कि आप बहुत बीमार हो, हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। डॉक्टर हम अपने बेटे से पूछे तो वो बोला कि ये सब चिंता बहुत करने से ज्यादा हो गई है। ए दीदी, तुम कौन चीज का टेंशन ले रही हो? बेटा सबका शादी कर ली हो, सब अपना अपना घर बसा लिए हैं, अब कौन चीज का टेंशन ले रही हो? नहीं विमला, सब ठीक है, मैं कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ, बस थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है सबका, वही है। हाँ तो बताइए ना हमको जरा। नहीं विमला, चिंता की तो कोई बात नहीं है, बाकी तुझे तो पता ही है सब कुछ। कभी कभी अपने बड़े बेटे की याद आ जाती है। एक छोटी सी लड़ाई पर वो घर छोड़कर चला गया और कभी लौट के वापस नहीं आया, पता नहीं किस हालत में होगा वो। ऐसे ही वक्त बीतता है और कमला विमला से ये बातें कर ही रही थी कि सीमा अपनी सास की ये सारी बातें सुन लेती है। सीमा भी ये सुनने के बाद अपने पति दीपक के पास जाकर उससे कहती है, दीपक जी, आज मैंने माँ जी को सामने वाली पड़ोसन से बात करते हुए सुना और मुझे पता चल गया कि माँ जी को किस बात की चिंता है। उनको अपने बड़े बेटे की चिंता है दीपक जी। वो हर वक्त ये सोचती रहती हैं कि उनका बेटा किस हाल में है, वो उनसे मिलना चाहती है। हाँ, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। वो अपनी मर्जी से यहाँ से गया है और पापा को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो पापा के साथ बदतमीजी करके यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। अपने पति दीपक की बात सुनने के बाद वो दोबारा कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही वक्त बीतता है। सीमा की सास कमला का 50वां सालगिरह आने वाली थी। ये बात घर में सबको पता थी। एक दिन कमला का पति सुरेश कमला के पास जाकर उससे कहता है, कमला, ये हमारी 85वीं सालगिरह है और बताओ तुम्हें इस सालगिरह पर क्या चाहिए? जो बोलोगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। सच बताऊं तो हमने कभी भी अपनी सालगिरह अच्छे से नहीं मनाई, पर ना जाने क्यों इस पर मेरा मन है कि हम अपने इस सालगिरह को ऐसे मनाएं जैसे हमारी शादी का पहला दिन था। वही मंडप, वही फेरे, वही लहंगा, सब कुछ। मुझे वो समय फिर से जीना है। क्या बात है, तुम्हें फिर से शादी करनी है मुझसे? पर हमें ये सब करता देख बेटा बहू क्या सोचेंगे? लोग बोलेंगे बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। दूर खड़ी सीमा अपनी सास की सारी बात सुन लेती है और सुनने के बाद अपने पति दीपक से कहती है, दीपक, माँ जी की 50वीं सालगिरह है और मैं इसे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, वो भी अपने तरीके से। ऐसा क्या करने की सोच रही हो तुम?
मैं माजी की दोबारा शादी करवाऊंगी और माजी खुद भी यही चाहती है। मैंने सुना है माजी को पापा जी से बात करते हुए उनकी यही इच्छा है। मैं उनके बेटे से उनको मिलवा तो नहीं पाई, लेकिन मैं उनकी शादी तो करवा ही सकती हूँ और इसी बहाने हम भी उनकी शादी को देख पाएंगे। कितना अच्छा लगेगा ना कि बेटा बहू भी अपने माँ बाप की शादी में होंगे। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मुझे अच्छा लगा है ये प्लान तुम्हारा, और माँ भी खुश होगी। सीमा अपनी सास की 50वीं सालगिरह की तैयारी में लग जाती है और शॉपिंग करनी शुरू कर देती है। दुकान जाकर अपनी सास के लिए वो लहंगा ले रही थी कि तभी वहाँ पड़ोस की सुधा सीमा को लहंगा लेता देख उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या बात है सीमा, ये लहंगा इतना भारी किसके लिए ले रही है? किसकी शादी में जा रही हो? किसी की शादी है क्या घर में? हाँ सुधा आंटी जी, ये लहंगा मैं अपनी सासू माँ के लिए ले रही हूँ। दरअसल हम लोग उनकी 50वीं सालगिरह पर उनकी शादी करवा रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है बस घर में। सुधा अपने मन में कहती है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, देख तो लो सास बहू दोनों ही एक जैसे हैं। अब देखो बुढ़ापे में इसको फिर से शादी करने का जोश चढ़ा है। ऐसे ही समय गुजरता है। सीमा शॉपिंग करने के बाद अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास कमला से कहती है, माँ जी देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये देखो, ये आपका लहंगा है। अब बताओ आपको कैसा लगा ये सब क्या है बहू? ये लहंगा, ये कंगन तू मेरे लिए क्यों लेकर आई है? माँ जी आपकी 50वीं सालगिरह है ना, बस इसलिए। इस 50वीं सालगिरह पर मैं चाहती हूँ कि आप वैसे ही तैयार हो जैसे आप अपनी शादी वाले दिन हुई थी, क्योंकि मैं आपकी शादी करवाना चाहती हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कमला की सालगिरह का दिन आता है और सीमा अपनी सास को तैयार करने लगती है। सीमा की सास को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहू क्या कर रही है। इधर दीपक अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करके बुलाता है। अब सीमा के सास ससुर तैयार होकर नीचे आते हैं और तब तक घर के आंगन में मंडप तैयार हो जाता है और पंडित जो उसके माँ पापा की शादी करवाता है, तब तक सारे रिश्तेदार भी आ गए थे। सीमा पूरे विधि विधान के साथ अपनी सास की शादी करवाती है। उसकी सास बहुत खुश होती है अपनी 50वीं सालगिरह को इस तरह से मनाकर, और इस तरह सीमा अपनी सास की शादी करवाती है। रेनू और मधु दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों ही स्कूल के समय से साथ रहती थी और कॉलेज भी साथ ही जाती थी। अब दोनों की शादी की उम्र हो जाती है और एक दिन दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज के पार्क में बैठी थी और बातें करते हुए कहती हैं, यार रेनू तुझे पता है कल मेरे घर पर एक अंकल आए थे जो मुझे देखकर मेरे पापा और मम्मी से कह रहे थे कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरी शादी की बात करने लगे। अच्छा ऐसा है क्या? तुझे पता है ऐसे ही अंकल एक मेरे घर भी आए थे और बिल्कुल यही सब उन्होंने मेरे मम्मी पापा से भी कहा था। क्या सच में? यानी कि वो अंकल हम दोनों के घर आए थे और हम दोनों के मम्मी पापा से एक ही बात करके गए हैं। हाँ यार, और उन्होंने हमारे घर वालों को ये भी कह दिया कि वो हमारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे यार, मतलब अब शादी करने पड़ेगी? क्या पागलपन है, लोगों से हमारी खुशी देखी नहीं जाती है ना। अब कर भी क्या सकते हैं, शादी करवाएंगे घर वाले तो करनी ही पड़ेगी ना। दोनों बात कर ही रही थी कि तभी कॉलेज की बेल बज जाती है और क्लास के लिए दोनों निकल जाती हैं। वहीं कुछ समय बाद दोनों ही सहेलियों के रिश्ते पक्के हो जाते हैं। जिससे शादी तय होती है वो अलग अलग जगह रहा करते थे। यूं ही अब कुछ समय के बाद दोनों की शादी के दिन भी पास आ जाते हैं और एक दिन दोनों दोस्त शादी से पहले एक दूजे से मिलती हैं और रेनू मधु से कहती है, यार मधु, कितना अच्छा होता ना कि हम दोनों की शादी ही एक घर में होती तो हम दोनों साथ में रहते। लेकिन यार ये तो बहुत दूर हो रही है शादी, हम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। हाँ सही कहा तूने, पर अब कर भी क्या सकते हैं। बस इतना कि शादी के बाद कभी कभी तुम मुझसे मिलने आना और मैं तुमसे। हाँ ये भी सही है, हम दोनों सुख हो या दुख एक दूसरे से मिलते रहेंगे, पक्का वादा। इतना कहकर अब दोनों वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं और कुछ ऐसे ही समय बीतता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन अब इन दोनों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जहाँ एक बार जब मधु अपने पति की आलीशान कार से कहीं जा रही थी तो रास्ते में उसकी गाड़ी से एक औरत को टक्कर लग जाती है और मधु गुस्से में अपने ड्राइवर को ब्रेक लगाने के लिए डांटती है और फिर उसे पता चलता है
कि उसकी कार से किसी को टक्कर लग गई है। तो वो गाड़ी से बाहर आकर उस औरत को देखकर कहती है, अरे अंधी हो क्या? इतनी बड़ी कार नहीं दिखाई दी तुम्हें? अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो, समझी? जैसे ही वो औरत अपना मुंह ऊपर करती है तो मधु को पता चलता है कि वो औरत उसकी दोस्त, जिसके तन पर एक पुरानी फटी साड़ी थी, और जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे रेनू, तू ये सब क्या है और तेरी ये हालत कैसे हुई? क्या हुआ है तुझे? मधु तू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुझसे मिल पाऊंगी। इतना कहकर अब रेनू रोने लगती है और मधु को जैसे ही गले लगाने जाती है, वैसे ही मधु रेनू को खुद से दूर करते हुए उसे कहती है, छी रेनू, कितनी बदबू आ रही है तेरे कपड़ों में से। दूर हो जा मुझसे। आज मुझे एक पार्टी में जाना है। अगर मैं वहाँ ऐसे गई तो बाकी सब भी मुझसे दूर रहेंगे। हाँ सही कह रही है। वो क्या है ना, आजकल हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि सुध बुध ही खो दिया है मैंने बिल्कुल। चलना मेरे घर मेरे साथ, कुछ खा पी लियो, थोड़ी बातें कर लेंगे। कितने सालों बाद मिले हैं हम, और तू तो कितनी अच्छी भी हो गई है देखने में। तेरे घर? हाँ आऊंगी, पर अभी मुझे एक पार्टी में जाना है। एक काम कर, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पर तू आ जाना कल शाम को। हम दोनों वहाँ पर बात करेंगे। वो क्या है ना, तेरा घर तो छोटा सा होगा, अब मुझे छोटे घर में जाने की आदत नहीं है ना, इसलिए। ठीक है मधु, तू जैसा कहती है मैं वैसा करूँगी। मैं तेरे घर आ जाऊंगी। अभी तू जा, तुझे देर हो रही होगी, ध्यान रखना अपना। अब मधु वहाँ से चली जाती है और रेनू अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसका बीमार पति था, जिसको वो दवाई देती है और बड़ी ही खुशी के साथ कहती है, आपको पता है आज क्या हुआ है? मैं जब बाजार से आ रही थी ना, तो मुझे एक कार ने टक्कर मार दी थी। क्या कहा? टक्कर मार दी? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? दिखाओ। अरे आप खामाखा चिंता कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि जब उस कार की मालकिन बाहर आई तो वो कोई और नहीं बल्कि मधु थी। क्या कहा? मधु, जिसके बारे में तुम हमेशा बताती रहती हो। हाँ जी मधु, उसको देखकर तो मैं हैरानी हो गई। देखने में वो बिल्कुल मॉडल लगती है। वो चमचमाते हुए कपड़े, बड़ी कार, सब कुछ बहुत अच्छा है उसके पास। हाँ मुझे पता है कि तुमने आगे क्या किया होगा। तुम रोने लगी होगी और उससे तुम गले मिल गई होगी, और वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई होगी और रोते रोते जोर से गले लगाया होगा। हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था। और आपको पता है, उसने कहा है कल उसे मिलने उसके घर जाने के लिए मुझे। अरे ये तो अच्छी बात है ना पगली, लेकिन तुम उसे अपने घर में लेकर आती, मैं भी मिल लेता उससे। अरे मैंने तो उसे कहा था, लेकिन उसने कहा कि अभी मैं जल्दी में हूँ, कल मेरे घर आना तू, और फिर हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। यूं ही दोनों कुछ और बातें करते हैं। और अब अगली शाम रेनू अपनी एक दूसरी लेकिन पुरानी साड़ी को पहनकर हाथ में एक मिठाई का डब्बा लिए मधु के घर जाती है। और मधु के घर जाकर वो उसके आलीशान घर को देखकर हैरान रह जाती है। और जब वो अंदर जाती है तो उसे घर के बाहर ही मधु के घर का चौकीदार रोक देता है, और रेनू उसे लाख समझाती है कि वो मधु की दोस्त है, लेकिन मधु के कहने पर उसे अंदर आने दिया जाता है। जिसके बाद वो मधु से मिलती है तो कहती है, अरे वाह मधु, तेरा घर तो सच में बहुत बड़ा है। तूने सही कहा था, इतने बड़े घर में रहने के बाद तुझे कहाँ मेरे छोटे से घर में जाना अच्छा लगेगा। चलो, तुझे ये बात तो समझ आई। खैर ये सब छोड़, ये बता कि सब कैसा चल रहा है और तेरा पति क्या काम कर रहा है? फिलहाल तो वो कहीं काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, तो उनके बदले मैं ही दूसरों के घर में बर्तन झाड़ू करती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रेनू और मधु दोनों ही ऐसे कुछ देर और बातें करते हैं। तभी रेनू उसके घर में लगी एक पेंटिंग को जैसे ही छूती है तो मधु उसे रोक कर कहती है, अरे उसे हाथ मत लगा, गंदी हो जाएगी वो। पता भी है तुझे, पूरे 1 लाख की है ये पेंटिंग। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरे छूने से ये बेजान सी चीज जो पूरे 1 लाख की है वो गंदी हो जाएगी। तभी वहाँ पर मधु का पति शिव आ जाता है और रेनू को देखकर उससे कहता है, मधु, ये कौन है? क्या कोई नई नौकरानी है? हाँ शिव, ये लड़की यहाँ काम मांगने आई थी, तो मैंने इसे समझा दिया है कि हमारे यहाँ अभी कोई काम नहीं है। अच्छा, क्या तुमने कि बता दिया इसे?
तुम्हें पता है ना गरीबों से नफरत है मुझे। जल्दी इसे यहाँ से भगाओ, मैं और यहाँ किसी गरीब को नहीं झेल सकता। कितनी स्मेल आ रही है इसमें से। इतना कहकर अब शिव वहाँ से चला जाता है और मधु रेनू को कहती है, सॉरी यार, वो क्या है ना, मेरे पति गरीबों से नफरत करते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने घर में नौकर भी विदेशी रखे हैं। कोई बात नहीं मधु, मैं समझ गई कि तू क्या कहना चाहती है। तू चिंता मत कर, मैं भले ही गरीब हूँ और अभी लाचार हुई हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। अब चलती हूँ, अपनी अमीरी और अपने घमंड के साथ आराम से जिंदगी बिता। इतना कहकर रेनू रोते हुए वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो फिर कभी मधु से नहीं मिलती। और अब यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन मधु देर रात एक कंबल ओढ़े रेनू के घर आती है, जिसके तन पर एक फटी हुई सफेद साड़ी थी, जिसे देखकर रेनू कहती है, अरे ये क्या, आज एक अमीर शहजादी हमारे इस छोटे से घर में क्या करने आई है? मैडम जी, आप अकेली हैं, आपके प्रिंस नहीं है, और आपने ये कैसी साड़ी पहनी है? रेनू की ताने सुनकर मधु उससे माफी मांगती है। उसे बताती है कि उसके घर में आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया और उसमें उसके पति की भी जान चली गई। तब से वो दर बदर भटक रही है। उसका दुख देखकर रेनू उसे अपने साथ अपने घर में जगा देती है और पुरानी सारी बातें भुला देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।